तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिक्किम के विलय पर डिस्कशन किया। उम्मीद है कि सिक्किम के विलय आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने देखा कि कितना रोचक था सिक्किम का विलय भारत में। एक ऐसी घटना थी जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान सभा ने भी नहीं की थी कि हम सिक्किम को इस प्रकार से या किसी भी भूभाग को इस प्रकार से विलय कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि परिस्थितियों ने हमें उस प्रकार एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया हमारे सामने। वो परिस्थितियाँ थी कि सिक्किम को हम पूरा राज्य न बनाए, पहले सहराज्य बनाए, और 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। और सहराज्य का उल्लेख न तो हमारे संविधान में है और न ही संविधान सभा में इसकी चर्चा की गई थी सहराज्य को लेकर। एक प्रश्न और रह गया था। प्रश्न क्या रह गया था? ये इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है आईएएस में, इसी से जुड़ा हुआ था, सिक्किम के विलय से जुड़ा हुआ था। वो चीज़ें हमारे दिमाग में आई नहीं थी, बाद में मुझे याद आया, तो मुझे लगा कि पहले इसको डिस्कशन कर लेंगे आज। इसके बाद हम लोग बहुमत के प्रकार पे आज डिस्कशन करेंगे। कितने प्रकार का बहुमत होता है उसे हम लोग समझेंगे उदाहरण के साथ। प्रश्न क्या था उसको पहले समझ लीजिए। उस प्रश्न पे पहुंचने से पहले दो तीन चीज़ें क्लियर पहले हम कर देते हैं। पहले प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया था आईएएस इंटरव्यू का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था। सिक्किम उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। उस साल 2013 की बात है ये, यानी आज से 7-8 साल पहले सिक्किम में कोई घटना घटी थी, उस वजह से सिक्किम थोड़ा न्यूज़ वगैरह में था। और इत्तेफाक से उसी समय आईएएस का इंटरव्यू भी पड़ गया। तो जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वो पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस को देखा जाता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, पास पड़ोस। अब यहाँ आसपास पास पड़ोस का मतलब अपना पास पड़ोस मत समझिएगा कि जहाँ हम रहते हैं हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। जब आसपास की बात होती है इसका सीधा सा मतलब कि अपने देश में घटने वाली जो घटनाएं हैं वो हमारे आसपास। जब पास पड़ोस की हम लोग बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हमारे देश के पास पड़ोस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, यहाँ क्या हो रहा है। और अपना जब आसपास पड़ोस की बात करते हैं, आसपास की बात करते हैं, तो भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, भारत के सभी राज्य हमारे आसपास हैं और पड़ोस हमारे पड़ोसी हैं। तो ये अक्सर पूछा ही जाता है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, इंटरव्यू जब भी चलता है तो वो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आईएएस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू शुरू होने वाला है 20-25 दिन के बाद। तो चीन में जो घटनाएं घट रही हैं, ईरान में जो घटना हो रही है अमेरिका को लेकर के, अमेरिकी चुनाव, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। आपके अवेयरनेस को जानने के लिए कि आप कैसे विचार रखते हैं। सिक्किम चूँकि खूब चर्चा में था तो एग्जामिनर ने सोचा कि पूछ ही लिया, जब सिक्किम चर्चा में है तो पढ़ा ही होगा, बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो सिक्किम के संदर्भ में संवैधानिक जानकारी भी से होगी। प्रश्न यही था कि सिक्किम को जब शामिल किया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी एक्चुअल में यह प्रश्न था किस संशोधन से? 35वां संशोधन से। कि 35वें संशोधन के द्वारा जब सिक्किम को शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या संविधान के अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी इसे शामिल किया गया था? शामिल किया गया था। सीधा कहने का मतलब था कि 35वें संशोधन के द्वारा हम सिक्किम को जब शामिल करते हैं या सहराज्य का दर्जा देते हैं, तो क्या अनुसूची 1 में सिक्किम का नाम शामिल कर दिया गया था, इंक्लूड किया गया था? ये प्रश्न था। इसी के जवाब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा संवैधानिक एस्पेक्ट से समझ लेते हैं क्या इसका जवाब होगा। इसके लिए हमें जाना होगा, अनुच्छेद 1 को देखना होगा, अनुच्छेद 1 को देखना होगा। और अनुच्छेद 1 के जब सेक्शन में हम जाते हैं तो एक आता है टेरिटोरी ऑफ इंडिया की बात होती है। टेरिटोरी ऑफ इंडिया, और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इस पर हमने खूब डिटेल में अच्छे से आप लोगों को बताया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। इंग्लिश में भी हमने बताया था, आपको याद है ना? पहला टेरिटोरी ऑफ स्टेट, टेरिटोरी ऑफ स्टेट, और तीसरा था यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा था जो एक्वायर्ड एरिया होगा, जो क्षेत्र हम भविष्य में अर्जित करेंगे, मे बी एक्वायर्ड एरिया। तो अनुच्छेद 1 में राज्यों की तो बात हुई रही थी। अनुच्छेद 1 का एक सेक्शन और है जो कह रहा था यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हम लोगों ने देखा था। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 1 का जो पहला सेक्शन है
वह यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया नहीं यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना यहाँ तक। एक तो शब्द ये था कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, इसका सीधा सा मतलब कि मेरे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपना लिया गया और कहा गया कि इसमें राज्य होंगे और केंद्र होगा, दो इकाइयाँ होगा, संघ होगा। लेकिन उसी जगह यूनियन टेरिटरी और का इस्तेमाल करके हमने यह भी बता दिया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो संघ राज क्षेत्र होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो केंद्र के अधीन होंगे। इसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के, यूटी जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो एक तो संघ के साथ साथ दो अवधारणाएं हमारे सामने एक साथ आ जाती है कि एक तो ये तो राज्य वाला अवधारणा आ गया कि राज्य होगा, और दूसरा ये भी आ गया कि केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। दो चीज़ें आ गई। एक्वायर्ड एरिया था कि हम बाद में कोई चीज़ एक्वायर्ड कर सकते हैं, जो भी चीज़, जैसे हमने गोवा को एक्वायर्ड किया, पुडुचेरी को एक्वायर किया, उस समय एक्वायर्ड एरिया में शामिल थे, बाद में इन्हें हमने केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बना दिया था। कि दो चीज़ें यहाँ पे थी कि टेरिटोरी ऑफ स्टेट होगा या तो फिर यूनियन टेरिटरी होगा। टेरिटोरी ऑफ स्टेट का मतलब वही राज्य, राज्यों की बात हो रही है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश की बात होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि एक चीज़ें ये भी थी कि केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी चीज़ें राज्य, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अवधारणा आर्टिकल 1 में था कि हाँ यूनियन टेरिटरी होगा, लेकिन इसके लिए था कि ये कम होंगे संख्या में। ऐसा नहीं है, यह राइट नहीं देता है संसद को कि तुम पूरे भारत को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दो। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 1 दोनों मिला करके पढ़ेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का राइट्स सेंट्रल के पास तो है, लेकिन वह सीमित अधिकार है, कुछ क्षेत्रों को बना सकती है, सभी क्षेत्रों को नहीं। अनुच्छेद 3 के आधार पे संसद को यह राइट नहीं मिल जाता है कि वो पूरे भारत को ही यूटी में बदल दे, केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दे। लिमिटेशंस है, उस पर हमने डिस्कशन भी किया था अनुच्छेद 3 में कि क्या लिमिटेशंस हैं उसके लिए। अनुच्छेद 2 में जब हम लोग आते हैं तो अनुच्छेद 2 में दो शब्द आता है, राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। एक नए राज्यों का प्रवेश था, तो प्रवेश से तो यहाँ हम लोगों को मतलब है नहीं, हम लोगों को स्थापना से मतलब है। जब नए राज्यों की स्थापना की बात होती है तो अनुच्छेद 1 कहता है कि जब हम टेरिटोरी ऑफ इंडिया में टेरिटोरी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब कि नए राज्यों की स्थापना में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी स्थापित किए जा सकते हैं और राज्य भी स्थापित किए जा सकते हैं। यह संसद को राइट मिलता है। चूंकि अनुच्छेद 2 विदेशी भूमि के संदर्भ में यह अधिकार देता है कि कोई भी वह भूभाग जिसपे भारत की प्रभुसत्ता का विस्तार नहीं है, भारत अगर उसे अपने भारत में शामिल करना चाहे, अपने राज्य की हिस्सेदारी या अपने राज्य में एक अंग, एक पार्ट बनाना चाहे, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दे या तो उन्हें राज्य बना दे। सह राज्य की अवधारणा यहाँ भी नहीं है कि हम किसी को कोऑर्डिनेट स्टेट बनाएंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं, सह राज्य तो था ही नहीं। अनुच्छेद 35 जब हम लाते हैं, और इसी अनुच्छेद के दम पे लाया गया था, अनुच्छेद नहीं, संशोधन, 35वां संशोधन। जब हम 35वां संशोधन लाते हैं, संशोधन लाते हैं 35वां, तो इस 35वें संशोधन के द्वारा न तो हम सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं और न ही हम सिक्किम को राज्य बनाते हैं, दोनों चीज़ नहीं बनाते, हम बनाते हैं सह राज्य, कोऑर्डिनेट स्टेट। हमने बताया कि सह राज्य का मतलब होता है कि सिक्किम को भारतीय राज्यों के समान ही कुछ सुविधाएं दे दी जाएंगी, बावजूद इसके कि वह भारत का राज्य नहीं होगा। यानी सह राज्य में यह चीज़ भी जुड़ा है कि यहाँ पे एक्सक्यूज मी, कि यही दिक्कत रहता है हमारे साथ सर्दी को लेकर के। तो सह राज्य में दो चीज़ें हैं, इसको गौर से देखें। जैसे मैंने इसका डिफिनेशन क्या बताया कि सह राज्य उस राज्य को बोलते हैं जो राज्य न होते हुए भी राज्य की कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सह राज्य में क्या धरा है कि कुछ सुविधाएं मिलेंगी। कौन सी सुविधा मिलेंगी? जो भारत के बाकी राज्यों को है। सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, कुछ सुविधाएं मिलेंगी। भारत के सभी राज्यों को जो सुविधाएं हैं सेम वही सुविधा नहीं मिलेगी, कुछ सुविधाएं दे दी जाएंगी। जैसे हमने बताया कि यहाँ से 2 व्यक्ति लोकसभा में, 2 व्यक्ति राज्यसभा में जा सकते हैं। सुविधाएं मिलने के बाद भी स्पष्ट कहा गया है कि यह भारत का राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत का राज्य न होते हुए भी
हम सिक्किम को भारतीय राज्यों को प्राप्त वैसी ही कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, और उसी के लिए हमने लाया था संशोधन 35वां संविधान संशोधन हमने लाया। जब यह स्पष्ट है कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा हम सिक्किम को भारत का राज्य नहीं बना रहे हैं, एक सह राज्य बना रहे हैं, जो राज्य न होते हुए भी राज्य की कुछ सुविधाएं उसे मिलेंगी। इसका सीधा सा मतलब है, जब सह राज्य बनेगा तो उस सह राज्य को हम अनुसूची 1 या अनुसूची 4 में शामिल नहीं करेंगे। ध्यान रखिए। तो इस प्रकार 35वें संशोधन के द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन नहीं होता है। अनुसूची 1 में संशोधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यानी अनुसूची 1 में सिक्किम का नाम शामिल नहीं किया जाता है। जब यह चीज़ें सामने आती है कि 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो भारत का राज्य नहीं है, तो एक विरोध होता है, एक विरोधाभास होता है कि ये कैसी स्थिति है, ये आलोचना का केंद्र बन जाता है। आलोचना भी होता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि यह स्थिति सिक्किम की बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। मात्र 1 साल के अंदर ही हम 36वां संशोधन ला करके सिक्किम को पूरा राज्य बना देते हैं। तो जिससे यह जो आलोचना हो रहा था वह आलोचना समाप्त हो जाता है। यानी यूँ कहा जाए कि यदि हम सहराज्य की दर्जा सिक्किम को लंबे समय तक बनाए रखते तो ये हमारी आलोचना का केंद्र था, और होना भी चाहिए था। हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया जाता है कि इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाए, या तो सिक्किम को पूरा राज्य बने या तो पूरी तरीके से बाहर कर दीजिए। जो प्रोटेक्टरेट की स्थिति है संरक्षक राज्य की, उसी बना रहे। लेकिन 1 साल के अंदर ही, चूंकि पूरा पता था, हमने इसके पीछे की बैकग्राउंड भी बताया था कि 35वां संशोधन लाने का मंशा यही था कि सिक्किम की जनता कम से कम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हो जाए कि नहीं, अब भारत में शामिल होना ही होना है। और उसका लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि यदि जनमत संग्रह हो जाता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे कि वहाँ की जनता की सहमति से ही हमने उसे अपना राज्य बनाया है, भारत में शामिल किया है। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत मैसेज नहीं जाता कि भारत ने ज़बरदस्ती सिक्किम को अपना राज्य बना लिया है। और होता भी वही है, 1 साल के अंदर ही, जैसे हम लोग देखें 74 में 35वां संशोधन लाया जाता है, सहराज्य बनाया जाता है। सिक्किम में आंदोलन और तेज हो जाता है कि नहीं भैया, हमें सहराज्य नहीं, हमें पूरा राज्य बनाइए। और इसका सीधा सा मतलब था कि अब चुग्याल पे दबाव बनाया जाए, और सिक्किम विधानसभा में विधेयक दिया जाता है कि चुग्याल की सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, और भारत हमें जो है कि अपने जो है कि एक राज्य के रूप में शामिल कर ले। यह प्रतिबद्धता उस संकल्प में दर्शाई गई थी जो 1974 में लाया गया था। जब संकल्प में जताई गई तो भारत बोला ठीक है। भारतीय सेना वहां पे प्रवेश करती है स्थिति को काबू में करने के लिए, और उसी समय जनमत संग्रह होता है। और जनमत संग्रह में हमने बताया कि 97.5% लोगों ने, मात्र 2.5% लोगों ने असहमति जताई थी, जो राजा या नेशनलिस्ट टाइप के लोग थे, जो राजा के फेवर में थे, दक्षिणपंथी थे। 97.5% लोगों ने हामी भरा कि मैं भारत के साथ शामिल होना चाहता हूँ। और भारत के लिए यह लीगली शामिल करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है कि हमने जनमत संग्रह के माध्यम से उस जनमत का सम्मान करते हुए उसे भारत में शामिल कर लिया। और यह भी इंदिरा गांधी की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के जीवन की मात्र एक ऐसी घटना है जो उन्हें कलंकित करती है, वह है आपातकाल। बाकी इंदिरा गांधी ने जो काम कर दिया एक महिला होते हुए, वह काम आने वाले आगे 100-200 सालों तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। हम डींगे चाहे जितना भी हाँक लें, लेकिन जो काम इंदिरा गांधी कर गई है उसके बराबर भी पहुंचना बड़ी मुश्किल है। उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ करके 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। आज तक बांग्लादेश उन्हीं इंदिरा गांधी के एहसान मानते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हुए हैं। हमने सिक्किम को बहुत ही प्यार से वहाँ के जनमानस की भावनाओं का कद्र करते हुए भारत में शामिल कर लिया। ये इंदिरा गांधी की एक बड़ी उपलब्धि है। आगे कभी चर्चा करेंगे हम लोग, जो आपातकाल पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी के संदर्भ में। तो उस इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न का जवाब यही है कि सर 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक सहराज्य का दर्जा दिया गया था, चूंकि अनुच्छेद 1 में सहराज्य जैसी अवधारणा नहीं है, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की धारणा है। इस वजह से इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया, उसके लिए अनुसूची 1 में संशोधन करके सिक्किम का नाम शामिल नहीं किया गया था।
स्पष्ट है ना? आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ पूछता है तो आप समझा दीजिए उसको कि हम अनुसूची 1 में उन्हीं राज्यों को शामिल कर सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर सकते हैं जो या तो राज्य हो या तो केंद्र शासित प्रदेश हो। सह राज्य को शामिल करने का कॉन्सेप्ट अनुसूची 1 में नहीं है, न तो अनुच्छेद 1 में इस बात को कहा गया है। तो कि अनुच्छेद 1 का जो सेक्शन देखेंगे तो दूसरा सेक्शन जो यही तो है कि भारत के राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्र ये लिखा गया है। वहाँ पे सहराज्य का नाम लिखने की बात ही नहीं कही कि सहराज्य जो होगा वो भी लिखा जाएगा, जो भारत का राज्य होगा या तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। सहराज्य का नाम उल्लेख करने की चर्चा नहीं की गई है अनुच्छेद 1 में। जो अनुसूची 1 को लेकर के हमने डिस्कशन किया था कि सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि अनुसूची 1 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम है वो क्षेत्र शामिल होंगे, और ये चीज़ें था नहीं 35वें संशोधन द्वारा। इस संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को सहराज्य का दर्जा, कोऑर्डिनेट स्टेट का दर्जा दिया था, और इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था। इसीलिए यह घटना अपने प्रकार से एक दिलचस्प घटना मानी जाती है और द्वितीय घटना मानी जाती है। या तो 35वें संशोधन के द्वारा हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकते थे, तब नाम शामिल हो जाता, या सीधे राज्य ही बना देते तो नाम शामिल हो जाता। क्योंकि हम 36वें संशोधन के द्वारा उसे पूरा राज्य बनाते हैं, तब हम उसके नाम को प्रथम अनुसूची में शामिल कर देते हैं। यानी 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम जो पूर्ण राज्य बनता है तो उसके लिए अनुसूची 1, अनुसूची 4 जहाँ जहाँ भी संशोधन करना हुआ संशोधन कर दिया गया। और 36वें संशोधन के द्वारा ही मैंने बताया था कि विशेष उपबंध सिक्किम के लिए लाया गया 371F के द्वारा। ध्यान रखिए, विशेष उपबंध के संदर्भ में मैंने बताया था। यहीं से अच्छा देखो, एक प्रश्न भी आ गया दिमाग में, किसी ने पूछा था व्हाट्सएप करके कि सर 370 को लेकर के आर्टिकल 3 में जो आपने बताया है कि आर्टिकल 3 का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो सकता, और राजनीतिक लाभ में उनका कहना था कि 370 कैसे राजनीतिक लाभ है, जिसे मैंने बताया था कि 370 को हटाया जाना वास्तव में इसके पीछे पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल प्रॉफिट या राजनीतिक लाभ है जुड़ा हुआ है। वास्तविकता से 370 का लेना देना कुछ नहीं, इसके पीछे समझिए। 370 पार्टी का, जिस पार्टी ने किया है, हटाया है, उनका एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो में घोषणा था कि 370 हम हटाएंगे, ये उनके घोषणा पत्र में था। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी एजेंडे को, किसी मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, इसका पहला प्रूफ तो ये हो जाता है कि इस घोषणा से इन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। चुनाव में राजनीतिक लाभ इन्हें प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? तो उनके घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख होना ही यह प्रमाणित करता है कि ये राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जब 370 की बातें की जाती है उस एस्पेक्ट में कि हमें 370 हटाना है, और 370 संदर्भ क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के राजनीति होती ही रही है। कारण ये था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी हुई दो देशों के बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक विवाद का कारण बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो विवाद है ये महज विवाद नहीं है, इसको ध्यान रखिए। अगर सिर्फ ये विवाद होता तो कब का सॉल्व हो जाता। ये विवाद के साथ साथ हमारे सेंटीमेंट से भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? बहुत सेंटिमेंटल हो गए लोग, बोलते हैं ना, भावनाओं से भी जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। अगर यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा होता तो राजनीतिक मुद्दे को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन वही राजनीतिक मुद्दा यदि भावनाओं से जुड़ जाता है तो फिर वह मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। 370 राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसीलिए शामिल किया क्योंकि यह कहीं न कहीं भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। और भावनाओं से जुड़ने का सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे इतिहास में घटी हुई घटनाएं, पाकिस्तान का एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग देश बनना, मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण, मुसलमानों के द्वारा किया गया अत्याचार, ऐसे कई प्रकार के इशूज खुल करके सामने आते हैं। मध्यकाल में आक्रमण हुआ, इन्होंने कत्लेआम किए, मारे। क्योंकि राजतंत्र में मैंने बताया था मध्यकाल में कि राजतंत्र का ये थ्योरी होता है
कत्लेआम मारकाट तो प्राचीन भारत में भी होता है, कत्लेआम मारकाट तो मध्यकाल के बाद भी होता है। हम प्राचीन भारत में अशोक के द्वारा किए गए 1.5 लाख लोगों की हत्या को हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि वो हमारे सेंटीमेंट से नहीं जुड़ पाता है। हम कैसे कहेंगे कि अशोक ने 1.5 लाख लोगों की हत्या की, जबकि हमने उसी अशोक के चक्र को हमने अपना कई जगह एक राज्य के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल भी किया। तो वहाँ का सेंटीमेंट अलग हो जाता है। राजनीतिक लाभ का मतलब होता है कि जब हम धर्मों के आधार पे चीज़ों को बांटते हैं। यह काम शुरू किसने किया था? अंग्रेजों ने शुरू किया था। यह सीख हमें अंग्रेजों ने दिया कि धर्म के नाम पे चीज़ों को जब बांटेंगे तो पॉलिटिकल के साथ साथ जो ही सेंटिमेंटल होगा वो ये मामला लंबे समय तक खिंचा हुआ चला जाएगा, लंबा समय तक खिंचेगा। यही वजह था कि अंग्रेजों ने पहले बंगाल का विभाजन किया। पाकिस्तान विभाजित होता है तो देश बनने के बाद भी हमारी दुश्मनी पुरानी चली आ रही है। हम कहीं न कहीं एक दूसरे को अपना दुश्मन देश मानते ही मानते हैं। भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को हमेशा इशूज रहता ही रहता है। हम देखते हैं भारत पाकिस्तान इशूज रहता है, मामले अगर जरा सा भी हो तो भी इशूज बना ही रहता है। पाकिस्तान के साथ इशूज बने रहने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बहुसंख्यक हैं वो एक अलग धर्म के, दूसरे धर्म के। जो चीज़ें हम भारत में देखते हैं, पाकिस्तान को नाम लेकर जो चीज़ें किया जाता है, ठीक वही चीज़ पाकिस्तान में भी किया जाता है। और वो करते हैं किस नाम से? भारत के नाम से। तो हमारे यहाँ होता है मुस्लिमों के नाम से, पाकिस्तान में होता है हिंदुओं के नाम से। इसलिए अक्सर आप देखते हैं कि हमारी मीडिया में न्यूज़ उछाला जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक ऐसा ही न्यूज़ पाकिस्तान में उछाला जाता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस न्यूज़ का दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि भारत के हिंदू, जब पता चलता है कि पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो भारत के हिंदू पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ जो चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि वो दूर हैं कर नहीं पाते, तो भारत के हिंदू भारत के ही मुसलमानों के खिलाफ वो चीज़ें करने लगते हैं। और करने का मकसद ये होता है कि हम कहीं न कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित करके हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता है। वहाँ भी मुस्लिम वहाँ के हिंदू को प्रताड़ित करता है, वो भारत के हिंदू को प्रताड़ित कर नहीं सकता। पाकिस्तान के हिंदू को प्रताड़ित करके वो यह दिखाता है कि मैंने भारत के हिंदुओं को प्रताड़ित किया। तो यहाँ पे मामला सीधे सीधे धर्म से जुड़ जाता है कि हिंदू को मारो, मुस्लिम को मारो। फिर ये देश की दुश्मनी आपस के देश में ही बदल जाती है। और भारत में, भारत और पाकिस्तान के नाम पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ना, मरना, कटना शुरू, दंगे होते हैं। यही सेंटीमेंट जुड़ता है। और जम्मू कश्मीर उस सेंटीमेंट को बढ़ाने वाला एक बड़ा इशूज था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे इशूज उठाए गए, कुछ ऐसे झूठे इतिहास फैलाए गए। जैसे कि एक तो झूठा चीज़ फैलाया गया कि जम्मू कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ, पंडितों का हत्या हुआ। राइट, हत्या होता है, पंडित वहाँ से पलायन करते हैं, ये सही है। इसके पीछे के कारण आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंडितों का हत्या किया गया। इसके पीछे के कारणों को आप जानते हैं? पीछे के कारण आपको नहीं पता। अगर जम्मू कश्मीर के ही पंडित अगर बाहर जाते हैं, किसी वजह से उनके साथ मारपीट हो रही है, उनका नरसंहार किया गया, अगर वो बाहर जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर भारत का ही एक पार्ट है। जम्मू कश्मीर में भारत की सेनाएं हैं। जम्मू कश्मीर को जो राइट्स दिए गए, जो अधिकार हैं, वो अधिकार इतने एब्सोल्यूट नहीं थे कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था, वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वो खंडित कर सके। पूरे लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के कानून के द्वारा वहाँ पे चलता है। और अभी भी अफस्पा वहाँ पे लगा हुआ है। स्पेशल जो एक्ट होता है सेना का, मार्शल लॉ जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग देखते हैं सेना भारत की है, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही है, और वहाँ पे सेना को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। वहाँ पे राज्य सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे समय में यदि पंडितों के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हमारी सरकारें होंगी, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगी केंद्र सरकार, कि आखिर ऐसी स्थिति यहाँ पे क्यों बनी। जब इस घटना के पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे 1990 से पहले 85 और 90 के बीच के जम्मू कश्मीर की घटना है। जब सरकार थी, उस सरकार में हिस्सेदारी, उस सरकार के सहायक सरकार थी, ये भी 370 यानी बीजेपी, ये उसमें सहायक सरकार थे, सपोर्ट कर रहे थे उसमें सरकार को। इनके कुछ लोग मंत्री भी थे केंद्र सरकार में। और इन्हीं के समय ये
घटना होता है जब पंडितों का पलायन वाला। इस चीज़ को कितने आसानी से उन्होंने लोगों के बीच फैलाया ही नहीं, बताया नहीं, और ये बता दिया कि ये कांग्रेस के समय की घटना है, जबकि कांग्रेस थी भी नहीं, कि कांग्रेस ने वहाँ पंडितों का पलायन कर दिया, पंडितों को मारा। मैं आऊँगा दोबारा, पंडितों को वहाँ बसाऊँगा, फिर से हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर से यहाँ पे विवाद। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम, उन्होंने पंडितों को भगा दिया, मार दिया, यानी कि हिंदू। जबकि सच्चाई यही है कि न केवल पंडित बल्कि और भी जाति के लोग थे वहाँ पे, उनके साथ भी ये घटना घटती है। एक बड़ा पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला जाता है, पूरे रणनीति के साथ यहाँ पे इस प्रकार के माहौल बनाए जाते हैं जिससे कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए जिसका फायदा हमें राजनीतिक रूप से मिले वोट के दौरान। और जम्मू कश्मीर के नाम पे कई जगह से वोट मांगते हैं, जीतते भी हैं चुनाव में, फायदा भी मिलता है, राजनीतिक लाभ मिला 370 का। इन्होंने 370 हटाया, हटाने के पीछे का यही मकसद था कि मैं फिर से वहाँ पे पंडित जाके बस सकेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य की जो स्पेशल स्थिति है वो हटेगी, तो वहाँ पे जितने भी पंडितों का पलायन हुआ है वो सारे पंडितों को फिर से बसाया जाएगा। सभी लोग जा करके वहाँ पे प्लाट खरीद सकते हैं। यहाँ तक हुआ कि सब लोग जा करके वहाँ जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। सारी चीज़ें ठीक कि वहाँ पे शादी नहीं किया सकता, ठीक है, शादी नहीं किया सकता, अब होगा शादी कर सकते हैं। 370 हटने के बाद आपने कभी पता किया कि कितने पंडित वहाँ पे जा करके बसे हुए? जो पंडित वहाँ से हटे हैं, कभी उनका इंटरव्यू आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अगर इस बारे में जानना हो जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो आप अशोक कुमार पांडे की किताब पढ़ लीजिएगा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। वहाँ पे बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उन्होंने इसका व्याख्या किया, उसके पीछे कारण समझेंगे। 370 अभी हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले जैसी थी, हर क्षेत्र में उससे खराब हो चुकी है। न तो वहाँ पे पंडितों का पुनर्वास किया गया, केंद्र सरकार में जो भी सत्ता में जो वादा कर रहा है तो चाहे तो कर सकती है, 370 बिना हटाए कर सकती थी, पुनर्वास कर सकती है, वहाँ की चीज़ों को, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उसे दूर कर सकती है, पूरा पावर है। अब तो यूटी हो गया, अब तो पूरा इन्हीं के हाथ में कर ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन्हें पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब था कि 370 हटा करके मैंने अपना एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा हमने सिद्ध किया राजनीतिक रूप से कि मैं इसे हटा दिया, और आम जनता के बीच जिन्हें न तो इतिहास की समझ है न तो भूगोल की समझ है, वो वही जानते हैं जो उनको बताया गया है। जो चीज़ें बता दी गई उन्हें लगा वही परम सत्य है। पंडितों को लेकर के ढेर सारी झूठी कहानियां गढ़ी गई, लगा यही सत्य है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि आज के समय में लोकतंत्र में अपनी ही सरकार से यह उम्मीद वो क्यों नहीं करते कि अगर ऐसा हुआ है तो उसको बदल के सही कर दिया जाए। तो सही करने की बात आती है तो वो पूछते ही नहीं। मेरा यही कहना है कि अगर आप 7 साल 8 साल से हैं सत्ता में, तो आप पुनः पंडितों का पुनर्वास कराइए। आपके हाथ में बजट है, आप दुनिया भर के पैसे ले रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं कोरोना के नाम पे, रिलीफ फंड बना रहे हैं, आप पंडितों के नाम पे रिलीफ फंड बनाइए, सभी लोग दान देंगे, मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कई सारे मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के कई जगहों के मुसलमानों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वापस उन पंडितों को बसाया जाए, और वहाँ के कई सारे मुस्लिम्स बड़े बड़े उन्होंने बोला कि वो आए, मैं उन्हें ज़मीन दूंगा, मैं उन्हें घर दूंगा। जो सौहार्द बिगड़ा हुआ है हम चाहते हैं कि वो सौहार्द बन जाए, जो बातें नैरेटिव फैलाएगी वो नैरेटिव को समाप्त किया जाए। लेकिन इसमें पहल कुछ होता नहीं। राजनीतिक फायदा मिल गया कि हमने जम्मू कश्मीर के नाम पे वोट लिए, 370 हमने हटा दिया, फिर हम वोट लेंगे। देखिएगा यूपी का चुनाव होगा, बिहार का चुनाव होगा, उत्तर भारत के जो चुनाव होंगे वहाँ पे 370 का नाम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धार्मिक सेंटिमेंट लोग यही रहते हैं, धर्म के नाम पे मरने कटने वाले यही रहते हैं। न तो इन्हें इतिहास भूगोल की समझ भी नहीं है, न तो पढ़ना चाहते हैं कि हम सचमुच में पढ़ें और उस चीज़ को समझें सचमुच में कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, आज़ादी के बाद हम डेमोक्रेसी पे चलते हैं। कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के पीछे के कारणों को भी तो जानना है हमें। घटना क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसके सरकार में हुआ, तो ये चुप हो जाते हैं, इन्हीं की सरकार में सहयोगी थे, ये क्यों नहीं किए, करना चाहिए था, नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में वही पीडीपी पार्टी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, खुल करके विरोध करती है, खुला, जैसे ये बोलते हैं खुल करके वैसे हो, और सत्ता के लिए इन्होंने पीडीपी से जाकर के हाथ मिलाया। इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीतिक रूप से जो पार्टियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता से हाथ मिला लेना। सामने वाली पार्टी भले ही उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ हो,
पीडीपी और बीजेपी की विचारधारा एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। इतना विपरीत है कि अगर दोनों को मिलाया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद भी वो दोनों लोग जाके मिल जाते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं सत्ता की और चलते हैं लंबे समय तक। तो ये भी अपना नैरेटिव गढ़ देते हैं। और ये सब कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे लगता है कि ये जो मामला था जम्मू कश्मीर का, वो राजनीतिक लाभ के लिए ही किया गया। ये अलग चीज़ है कि हम उसके कारण अलग अलग गिनाएं, लेकिन आप देखेंगे अभी तक की चीज़ों का तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी, विकास दर, उसका रोजगार का दर, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा गिर गया है कि उसके बारे में अब चर्चा ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। कोरोना एक साल था, उसके एवज में भी ध्यान लगे, कोरोना तो महज एक बहाना बन गया सरकारों को अपनी कमी छुपाने का। हमारा जो डाउनफॉल चल रहा था वो पहले से ही चल रहा है, आज से 5 साल पहले से चल रहा है, 1 साल पहले से नहीं चल रहा है। कोरोना आ गया, ये एक इन्हें कारण मिल गया कि इस कारण से हमारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के मुद्दे होते हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए ही किए जाते हैं, उसका राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ कोई इशूज नहीं होता है। और 370 अगर कोई कहता है कि राष्ट्रहित में हटाया गया, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई मजबूत तर्क आपके पास नहीं होगा कि जो राष्ट्रहित में हटाया गया। आप विशेष स्थिति प्रपोजल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अलावा आपको पता भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर ही आप क्यों जानते हैं? क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए उसका प्रचार किया जाता है, ये भी एक कारण है। आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते होंगे विशेष, उसके अलावा आपको पता ही नहीं होगा और कहाँ कहाँ पे विशेष स्थिति प्रदान की गई। जम्मू कश्मीर को इसलिए जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के रूप में इसे प्रचारित किया गया, झूठ में प्रचारित किया गया। संविधान का एक भाग है, भाग 21, इसका जो हेडिंग है अस्थायी, एक ही भाग है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध, भाग 21 का यही हेडिंग है। 3 हेडिंग है इसमें। आर्टिकल 369 से शुरू होता है और 369 में संसद को एक विशेष अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, और वैसे ही कानून बनाएगी जैसे कि समवर्ती सूची हो, समवर्ती सूची। और मैंने बताया था कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 7 सूचियां हैं। राज्य सूची है, समवर्ती और संघ। संघ सूची पे कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पे कानून राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। कुछ सूचियां ऐसे रखी गई इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन राज्य सूची पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और संघ सूची पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती। लेकिन आर्टिकल 369 संसद को यह राइट देती है कि वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है विशेष परिस्थितियों में, और वो कानून वैसे ही बना सकती है जैसे समवर्ती सूची पे बना सकती है केंद्र सरकार, वैसे ही बना सकती है। एक तो स्पेशल प्रोविजन ही हो गया आर्टिकल 369 संविधान का भाग 21, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद जम्मू कश्मीर वाला उपबंध है आर्टिकल 370, इसी की चर्चा हो रही थी। जम्मू कश्मीर की लड़की से हम शादी नहीं कर सकते। सोच भी देखिए कितनी गिरी हुई थी कि जम्मू कश्मीर की लड़की से हम शादी नहीं कर सकते, वहाँ पे हम प्लाट नहीं खरीद सकते, ऐसे तर्क दिए जा रहे थे। हालांकि ये बकवास तर्क थे, आप कभी लिखिएगा मत इस तरीके से। अगर पूछ देगा कि 370 हटाने के पीछे या उसके क्या फ़ायदे हुए तो लिख देंगे अब वहाँ की लड़की से शादी कर सकते हैं, वहाँ पर प्लाट खरीद सकते हैं। शादी बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो कारण मत दीजिएगा। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल प्रोविजन था, अब मान लीजिए समाप्त कर दिया गया। फिर इसी प्रकार है आर्टिकल 371, ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करती है, महाराष्ट्र है गुजरात के लिए। इसी प्रकार है आर्टिकल 371 ए है जो नागालैंड के लिए स्पेशल प्रावधान करती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रावधान करती है। 371 बी असम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी बन गया है तो तेलंगाना को भी शामिल कर लिया गया है। 371 ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भी स्पेशल प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। और 371 एफ सिक्किम के लिए हमने बताया था कि सिक्किम, और 371 जो एच है आसाम के लिए, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के लिए, आसाम तो हो गया, अरुणाचल प्रदेश के लिए।
और जी 371 आई गोवा के लिए और जे है कर्नाटक के लिए। देख रहे हैं ना, इतने राज्यों के स्पेशल प्रावधान किए गए। कई प्रकार के स्पेशल प्रावधान हैं, इनको रिलीफ दिए जाते हैं। क्या आप जानते थे इसके बारे में? गोवा के लिए भी कुछ स्पेशल प्रावधान है, कर्नाटक के लिए भी, आसाम के लिए भी, मणिपुर के लिए है। लेकिन आपको सिक्किम के बारे जो है कि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको जरूर बता रहा होगा, इनके बारे में नहीं पता रहा होगा। कारण क्या है कि अगर हम ये अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते तो इसका हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। हम किस बेस पे कहेंगे कि मैंने गोवा के स्पेशल प्रावधान को हटा दिया, मैंने आंध्रा के स्पेशल प्रावधान को हटा दिया? ये क्या राजनीतिक कारण बन सकता है? क्या ये किसी के सेंटिमेंट से जुड़ता है? नहीं जुड़ पाता, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं पाता। चीन ने हमारे एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, हमारे सैनिकों को मारा, चला गया, लेकिन आपने कभी स्पेशल कभी बयान सुना सरकार की तरफ से कि नहीं मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ, ये एक्शन लेने वाला हूँ? किसी मंच पे क्या आपने चीन का विरोध करते हुए सुना? नहीं सुना, क्योंकि चीन हमारे सेंटिमेंट से जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम वहाँ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर जरा सा एक चिंगारी भी चल जाए तो हम उसको एक इशूज बना देते हैं, क्योंकि इसका हमें राजनीतिक लाभ मिलता है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा टारगेट भारत का मुसलमान होता है, हम भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और इसीलिए इसका लाभ मिलता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और मुस्लिम अल्पसंख्यक तो करेंगे क्या। तो 370 का सीधा सा मतलब था कि राजनीतिक लाभ तो मिल ही रहा है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं कि राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, और राजनीतिक लाभ के लिए ही किया गया है। उसके पीछे के इनके सारे कारण फेल हो चुके हैं। जो भी कारण इन्होंने दिए कि विकास होगा वहाँ पे, ये होगा, सारे कारण फेल है। अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, आने वाले भविष्य में हो सकता हो। और यही वजह है कि इन्होंने संसद में बोला कि ये लंबे समय तक ऐसी स्थिति हम नहीं रखेंगे, हम बाद में इसे राज्य बना देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता था कि हमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कदम भले उठाना पड़ रहा हो, लेकिन यह स्थिति जम्मू कश्मीर और भारत के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का ही एक हिस्सा है। वो कोई विदेशी भूमि नहीं है, वो भारत का पार्ट है। वो जब भारत का पार्ट है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो किस जाति धर्म के हैं, क्योंकि हमारा संविधान भारत के लोगों की बात करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, आसाम के भी हैं, गोवा के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बाकी जितने राज्य हैं सभी जगह के हैं। तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 370 हटाया जाना गलत है, ये निष्कर्ष मत निकलिएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 370 को मैनिफेस्टो में शामिल करके उसका हटाया जाना ये पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए की गई कार्रवाई थी। इसके पीछे जो कारण उन्होंने दिए कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, वहाँ पर रोजगार होगा, ये सारे कारण अभी तक फेल्ड हो चुके हैं। अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि इसका निगेटिव रिजल्ट ही आया है। तो यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट रखिएगा एकदम। 370 हटाया जाना गलत है, ये मेरा मंशा नहीं है। 370 हटाया गया, बिल्कुल सही किया गया, लेकिन जिस तरीके से हटाया गया वह तरीका अनुच्छेद 3 के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य की विधानसभा से सहमति लिया जाए, जबकि वहाँ पे विधानसभा थी नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 3 के जस्ट अपोजिट जा रहा है। ये अलग चीज़ है कि संसद कुछ भी कर सकती है, राज्य की विधानसभा को राय ले न ले, माने न माने वो अलग चीज़ है। सॉरी, राय तो लेना ही है, माने न माने वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने राज्य विधानसभा की राय सिर्फ ये कहते हुए ले लिया कि राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल ने हाँ कह दिया, इसका मतलब राज्य की विधानसभा ने हाँ कह दिया, इसलिए हमने वहाँ पे ये चीज़ें लागू कर दी, उसे हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो आर्टिकल 3 का सीधे सीधे उल्लंघन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो मैनिफेस्टो में अपने ये पूरे शामिल करते कि भाग 21 जो है, हम पूरे भाग 21 को ही समाप्त करना चाहते हैं, या जितने भी भाग 21 में जितने लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, इंक्लूडिंग 370 जम्मू कश्मीर के साथ, हम सभी को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं है भारत में। तो अब यह घटना राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरित नहीं होता, तब यह घटना होता है कि नहीं, ये घटना सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्रावधान को पूरा समाप्त करने की ही बात कही गई है। तो ये माना जा सकता था कि ये आपके इसके पीछे का जो मंतव्य है वो बेहतर मंतव्य है। लेकिन सिर्फ उसी 370 को टारगेट करना, ये सीधा सा मतलब था कि आप जो है राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी जम्मू कश्मीर को एक राष्ट्रद्रोही राज्य घोषित ही कर दिया गया है कि वहाँ पे सभी आतंकवादी होते हैं, सभी पत्थरबाजी होते हैं, तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा, ऐसे तर्क देने के पीछे जो लोग होते हैं उनकी समझ भी देखिए। जब पूरा राज्य ही राष्ट्रद्रोही है तो फिर हम उस राज्य में लोगों के अस्तित्व को स्वीकार कैसे कर ले रहे हैं? हमें तो पूरे राज्य को ही समाप्त कर देना चाहिए, सभी लोगों को हम मार ही देना चाहिए।
कि पूरा राज्य राजद्रोही, सबको मार दीजिए, नए लोगों को बसा दीजिए, समस्या समाधान। जब पावर हमारे पास है, हमें ही करना है, तो हम दूसरे को ब्लेम क्यों करें? हम एक्शन ले लें, सीधे सीधे लेना चाहिए एक्शन। लेकिन उन्हें भी पता है कि ये जो तर्क हैं ये सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, वास्तविकता इससे परे है। अगर इसका आपको और बेहतर एग्जाम्पल चाहिए तो देखिए, पाकिस्तान को लेकर के चुनाव के समय सर्जिकल स्ट्राइक क्या क्या हुआ। चुनाव के समय क्या होता है? पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन, चुनाव जीतने के बाद हम लाहौर तक कब्जा करेंगे, किया जाता है ना। चुनाव में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है ना, पड़ोसी का। चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता? श्रीलंका का नाम क्यों नहीं लिया जाता? पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है? और वो भी सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के चुनाव में। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में पाकिस्तानी सूच बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, थोड़ा वो समझते हैं चीज़ों को। उत्तर भारत में हम संवेदनात्मक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कोई आपके धर्म को कुछ बोल देगा, आप तुरंत उसका कत्ल करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसी वजह से उत्तर भारत में ये चुनावों का मुद्दा होता है, पाकिस्तान के नाम पे ये करना वो करना। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान 23 मार्च को पाकिस्तान का स्थापना दिवस था, सबसे बड़ा दुश्मन। और पाकिस्तान की स्थापना भारत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। 23 मार्च की चर्चा की गई थी लाहौर अधिवेशन में कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। इसलिए पाकिस्तान 23 मार्च को जो है कि अपना स्थापना दिवस मनाती है। हम पाकिस्तान के स्थापना दिवस पे बधाई दे रहे हैं। स्पेशल प्राइम मिनिस्टर का पूरा लेटर जा रहा है, वायरल हो रहा होगा, आप लोगों को भी मिला होगा सोशल मीडिया पे, कि लेटर जाता है, उनको कॉन्ग्रेट्स किया जाता है, बधाइयाँ दिया जा रहा है पाकिस्तान के स्थापना दिवस पे। आपकी बधाई हो तो अफसोस की कि हम एक तरफ पाकिस्तान को बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम भारत में लोगों के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं, उसी के खिलाफ जहर उगल करके। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम राजनीतिक लाभ अपने यहाँ लेना चाहते हैं। हम चुनाव के समय पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम उसी से गले मिलते हैं, उसी से जाकर के बधाई देते हैं। इसका ये भी निष्कर्ष निकल रहा है, सीधे सीधे ये सारी घटनाएं इस निष्कर्ष पे पहुंचाती हैं हमें। ये सारे प्रोपेगेंडा जो राजनीतिक रूप से चले जा रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं और कोई इसका उद्देश्य नहीं होता। समझ रहे हैं ना? ठीक है। हालांकि इसकी खूब आलोचना हुई अभी, जो पाकिस्तान की बधाई दी गई, काफ़ी लोगों ने आलोचना किया कि ये क्यों बधाई दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इतना कुछ हमारे साथ जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ें किया है, किया लगातार होता ही है कि भाई वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है, कई सारी घटनाएं हुई, उसके बाद भी हमने क्यों बधाई दिया उसको। और पाकिस्तान का बनना हमसे ही अलग हुआ, हमारे जिस भी वजह से वो हमारे लिए बहुत सही नहीं माना जाता है, तो उसके बाद भी हमने क्यों बधाई दिया। पहली बार शायद ऐसा किया गया, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान स्थापना दिवस पे किसी भी प्रधानमंत्री या भारत के किसी भी सरकारी ऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान को बधाई नहीं दिया गया, लेकिन इस बार दिया गया है। तो यह घटना भी इस बात को प्रमाणित करती है कि राजनीतिक लाभ ही ज़्यादा प्राप्ति का उद्देश्य होता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। यह बताने का हमारा सिर्फ यही मकसद था कि आप चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझिए, सेंटीमेंट में मत रहिए, उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडे को समझने का प्रयास करिए। कोई भी हो, मेरा कोई विशेष पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, जो कि जो कर रहा है तो उसका तो नाम लेना ही होगा हमें, जो कर तो आ ही जाएगा, भले आप उसके सपोर्टर हो, लेकिन ये भी सच्चाई है, आप इसे स्वीकारिए, आपको तो मानना ही होगा। इसके पीछे के जो तर्क हैं या तो आपके बहुत मजबूत तर्क होने चाहिए। अब इसके पीछे जब तर्क देंगे तो फिर आप अपने एजेंडे से हट करके जब बोलेंगे कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध रखने चाहिए तो रखने चाहिए, तो फिर चुनाव में क्यों उस पड़ोसी को टारगेट करके वोट मांगते हैं, तो अपने ही आप में विरोधाभास हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुमत के प्रकार पे। बहुमत के प्रकार पे जब बहुमत के प्रकार पे बात करते हैं तो सामान्यतः 3 बहुमत होता है। एक बहुमत होता है साधारण बहुमत, दूसरा बहुमत होता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, और तीसरा बहुमत होता है विशेष बहुमत। और जो विशेष बहुमत होता है वो 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखें, विशेष बहुमत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत का उल्लेख संबंधित अनुच्छेदों में ही कर दिया जाता है। संबंधित अनुच्छेदों में कर दिया जाता है। संबंधित अनुच्छेद का मतलब कि जिस अनुच्छेद में हो रहा है उसी जगह बात कर दिया जाए कि किसी साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए या इसे प्रभावी बहुमत से पारित किया जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत का जो उल्लेख है वो 2 जगह मिलता है। एक तो मिलता है आर्टिकल
368 और संबंधित कुछ जगह ऐसा भी मिलता है जहाँ पे संबंधित अनुच्छेदों की भी बात होती है कि इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, दोनों जगह। तो सीधा से मतलब जो अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे संविधान संशोधन का मामला होता है कि वह संशोधन विशेष बहुमत से होना चाहिए, तब 368 के अनुसार वह संशोधन माना जाता है। ठीक है ना। जहाँ कहीं भी संशोधन साधारण बहुमत से हो या फिर प्रभावी बहुमत से हो, वह संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये चीज़ें हमने आपको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पढ़े से हमने 4 में बताया। 4 में यही तो कहा गया था कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संबंधित अनुच्छेद में कहा गया है, 368 में उसका उल्लेख ही नहीं है। जब 368 में इस संशोधन की चर्चा ही नहीं की गई है तो उसे 368 के तहत संशोधन हम क्यों मानेंगे? जाहिर सी बात है। तो 368 एक्चुअल में विशेष बहुमत से ही संशोधन की बातें करता है कि जो चीज़ें विशेष बहुमत से पारित होगा वही संविधान का संशोधन माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? 368 के अकॉर्डिंग। बाकी जगह ये चीज़ें होती है। तो साधारण बहुमत हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत पे हमने आपको चर्चा कर दिया है कि साधारण बहुमत क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि उपस्थित कितने सदस्य हैं, समझते जाइएगा। और दो चीज़ें होते हैं, मतदान करने वाले कितने सदस्य। एक तो कैटेगरी ये बनता है सदस्यों को लेकर के, उपस्थित और मतदान। एक कैटेगरी बनता है कि कुल सदस्य कितने हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन के कुल सदस्य, समझिएगा सारी चीज़ें। एक कैटेगरी ये बनता है। एक बनता है कुल सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। एक ये कैटेगरी हो गया। एक बनता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल मिलाकर के 4 कैटेगरी बनता है। इन्हीं चारों में सारे प्रावधान, सारे संशोधन निकल करके आ जाएंगे। सदन के कुल सदस्य का बहुमत का मतलब होता है कि लोकसभा के जैसे 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों का बहुमत क्या होगा? 545 आधा करेंगे, है ना। वो होगा जैसे 545 है तो 272.5 आएगा, तो 0.5 आता है तो उसको 1 कर देते हैं तो 273 आ जाएगा, तो वो बहुमत हो जाएगा। फिर सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यही मतलब हो गया। सदन के कुल सदस्य मतलब जो सदन में सदस्य हैं। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। कुल सदस्यों के बहुमत का मतलब अगर 545 को टारगेट करेंगे तो 273 हो जाएगा, और इसको टारगेट करेंगे तो बहुमत हो जाएगा कितना? आधा कर लीजिए, 120 और 122, 123। ठीक, ये बहुमत होगा। अब आइए देखिए, साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बस कितने उपस्थित हैं, कितने मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे बात नहीं की गई सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत या सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। जितने लोग उपस्थित हुए, जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसका बहुमत होगा। तो उपस्थित मान लेते हैं कि यदि 180 लोग उपस्थित होते हैं और 180 में से 160 लोग वोट कर रहे हैं, तो जो बहुमत होगा 160/2 और धन 1 हो जाएगा, यानी कि 81। ये बहुमत हो जाएगा साधारण बहुमत। सीधा सा मतलब, सिंपल मेजॉरिटी का सीधा सा मतलब है कि कितने लोगों ने वोट दिया उसका बहुमत। 60 लोगों ने वोट दिया अगर, तो 31 लोग अगर फेवर में हैं तो वो बहुमत पारित। 160 लोगों ने वोट दिया तो 81 लोग अगर हैं तो वो पारित हो जाएगा। ये तो हो गया साधारण बहुमत। इसको हमने कई बार आपसे चर्चा भी कर दिया है। अब आते हैं प्रभावी बहुमत को समझिए। अच्छा, साधारण बहुमत क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे तो साधारण बहुमत से कई प्रकार के प्रस्ताव पारित होते हैं। जैसे राज्यों का निर्माण हमने बताया था, राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है। इसी प्रकार निंदा प्रस्ताव, ये भी साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। इसी प्रकार काम रोको प्रस्ताव
साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। अब आपको लगता होगा ये सब प्रस्ताव कौन सा है, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, तो ये सदन की जब कार्रवाइयाँ चलती हैं, सदन यानी संसद की जब बैठक होती है ना, तो उसमें ये सब प्रस्ताव लाए जाते हैं। जैसे किसी मंत्री का निंदा करना हो किसी काम पे, कि ये काम बढ़िया नहीं है, कि निंदा करते हैं, तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि निंदा अपने ही व्यक्ति तो करेंगे नहीं, अपने पार्टी के दूसरे के व्यक्ति यानी विपक्षी पार्टी ही करेगी। तो निंदा प्रस्ताव अक्सर विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, कई बार पारित भी हो जाता है। साधारण बहुमत से ही तो पारित करना है, इतने लोग वोट दिए, अगर विपक्षी लोग हैं वोट दिए तो पारित हो जाता है। तो निंदा प्रस्ताव का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रेशर बनाया जाता है सरकार के ऊपर। काम रोको प्रस्ताव, सदन का जो काम चल रहा है उसमें अचानक रोक दिया जाता है, कहीं रोका जाए। काम रोको प्रस्ताव लाने का मकसद ये होता है कि इस काम को रोक करके कोई महत्वपूर्ण इशू पे चर्चा किया जाए। जैसे होता है नहीं, इस इशू पे चर्चा होना चाहिए और सरकारी पक्ष चाह रहा है कि इस इशू पे चर्चा न किया जाए, तो काम रोको प्रस्ताव की समानता किसके द्वारा लाया जाएगा, विपक्षी दलों द्वारा लाया जाएगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तो सारे प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। बस ये ध्यान बताना चाह रहे थे हम, ये सारे प्रस्ताव साधारण बहुमत से ही पारित किए जाते हैं, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। एक दूसरा बहुमत है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत बस समझते जाइए इसको, अपने हिसाब से चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, समझने वाली चीज़ है, हम सोच रहे हैं आपको समझा ही दें। प्रभावी बहुमत समझे रहेंगे, ये कभी पूछता नहीं है आपको, लिखने के लिए कभी नहीं आएगा साधारण बहुमत प्रभावी बहुमत, बस जानना है, कई जगह चर्चा होंगी। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है इसका सीधा सा कि जो सदस्य हैं, कुल सदस्य जितने सदस्य हैं संसद के, कुल सदस्यों में से जो रिक्ति है उसको घटा देंगे, उसका जो बहुमत होगा वो बहुमत। अब रिक्ति देखिए कैसे हो सकता है, रिक्ति का मतलब समझिए। मान लेते हैं कि 245 मेंबर राज्यसभा में हैं टोटल, कुछ मेंबर की मृत्यु हो गई है, ये पद खाली, कुछ मेंबर ने त्यागपत्र दे दिया है, ये हो गया, कुछ मेंबरों का सदस्यता समाप्त कर दिया गया है, सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। तो रिक्ति का मतलब ये होता है, रिक्ति का मतलब ये मत समझिए कि जो मेंबर आया ही नहीं बैठक में आए चाहे ना आए, यहाँ रिक्ति का मतलब यही होता है कि जो मेंबर का पूरा पद ही रिक्त हो चुका है। रिक्ति का मतलब रिक्त हो गया, यदि कोई मेंबर नहीं आता है बैठक में तो उसका पद रिक्त नहीं होता, वो तो सदस्य रहता है। यहाँ रिक्त का मतलब होता है पद खाली हो चुका है, जैसे मृत्यु हो गई उसका पद खाली, त्याग पद दे दिया उसका पद खाली, सदस्यता समाप्त कर दिया उसका पद खाली, तो इनको घटा दिया जाता है। मान लेते हैं कि 245 में से यदि 45 मेंबर रिक्त हो जाते हैं तो बचे 200, अब 200 का बहुमत होगा 101, तो ये बहुमत, इसे कहा जाता है प्रभावी बहुमत बोलते हैं। और सामान्यतः प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है इसे लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है, ध्यान रखें। तो प्रभावी बहुमत का जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों को इसी प्रकार से हटाया जाता है, उपाध्यक्ष। इसी प्रकार राज्यसभा का सभापति, और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान रखिए, हम राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की बातें करेंगे, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग नहीं है, यही प्रक्रिया है। और इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन बहुमत इसी प्रकार का चाहिए। आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कैसे हटाया जाता है। सभापति और उपसभापति दोनों, उपसभापति, तो इन लोगों को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है संविधान में, इन्हीं के हटाने की प्रक्रिया के दौरान ही कि इन्हें लोकसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। तो प्रभावी बहुमत का मतलब हो गया कि जो पद रिक्त है, रिक्त किस वजह से, किसी की मृत्यु से, त्यागपत्र से, या फिर उसके हटाए जाने की वजह से। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? प्रभावी बहुमत स्पष्ट है। अब आइए विशेष बहुमत में चलते हैं। और हमने बताया कि विशेष बहुमत कुल 4 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत कुल 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार, तो पहला है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। अब तो समझ में आ गया होगा ना उपस्थित मतदान का मतलब क्या है, समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 250 उपस्थित हैं
और मतदान कर रहे हैं 240, ये मान लीजिए मतदान कर रहे हैं। अब इनका 2/3 बहुमत, तो इसका हम लोग देखेंगे 2/3 बहुमत। तो 240 इंटू 2/3 160। यदि 160 लोग 240 लोगों ने वोट दिया और 160 लोग अगर फेवर में हैं तो यह बिल पारित हो जाएगा, अदरवाइज पारित नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। कितने लोग उपस्थित है, कितने लोग मतदान कर रहे हैं। इस प्रकार की बहुमत का प्रयोग किया जाता है, 2 जगह किया जाता है प्रयोग। एक तो किया जाता है आर्टिकल 312 में, 312 में प्रयोग किया जाता है, और एक जगह और इसका प्रयोग किया गया है आर्टिकल 249 249 में। इसको हम लोग देखेंगे, ये जुड़ा हुआ है। जैसे 312 जो है कि राज्यसभा को एक विशेष राइट देता है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, तो इस प्रकार से है। तो ध्यान रखिएगा, खासतौर से ये आर्टिकल जो याद रखिएगा। 312 को विशेष बहुमत पहला हो गया, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत दूसरा टाइप। दूसरा विशेष बहुमत है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। पहला तो ये हो गया एक, लेकिन दूसरे विशेष बहुमत में सिर्फ यही शर्त नहीं होता, इसी के साथ साथ एक शर्त और होता है, और वह होता है कि सदन की कुल बहुमत। कुल बहुमत, अब इसे समझिए। दूसरा जो बहुमत है, विशेष बहुमत, उसमें 2 शर्तें पूरी करनी होती है। एक शर्त होता है सदन की कुल बहुमत होनी चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लोकसभा के 545 व्यक्ति हैं, इसका बहुमत कितना होगा? 2 + 1 करेंगे 273 होगा। आप देखते हैं ना, बोलते हैं लोकसभा का जो चुनाव होता है संसदीय का, तो बोलते हैं इस बार 273 पार, यानी सरकार हम अकेले बनाए, यही मतलब होता है। इसका बहुमत हो गया 273। तो पहला शर्त ये है कि जितना भी वोट पड़ना चाहिए उसमें 273 तो पड़ना ही चाहिए। और दूसरा शर्त ये है, उपस्थित और मतदान करने वालों का कुल बहुमत, मान लेते हैं 545 में से 545 में से मान लेते हैं पूरे के पूरे उपस्थित रहे, 545 ही उपस्थित रहे, और इसका और वोट देते हैं 540 लोगों ने वोट दिया। बहुमत देखिए, 2/3 करेंगे, 3 × 8 = 54, 18 × 2 = 36, 360 व्यक्ति फेवर में आ गए। इसका मतलब कि ये विधेयक पारित हो जाएगा। और सपोज करिए कि 545 में से 400 लोग उपस्थित रहे, ठीक, और 350 लोगों ने वोट दिया, या 360 कर दीजिए, 360 लोगों ने वोट दिया। अब बहुमत निकालिए 2/3, तो 3 120, 12 × 2 = 24, 240, और चाहिए हमें कितना? 273 चाहिए थी। इस कंडीशन में जो भी विधेयक लाया जाएगा वो पारित नहीं होगा, क्योंकि 240 ही फेवर में वोट पड़ रहा है, जबकि हमें चाहिए 273। कब? जब हम ये मानते हैं कि 400 लोग उपस्थित थे और 360 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, तो 360 का 2/3 निकालेंगे तो 240 आता है। तो यहाँ पे पारित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पारित हो जाएगा जब हमने यह मान लिया कि 545 में से 545 लोग उपस्थित थे, लेकिन वोट देते हैं 540 लोग, और उसका 2/3 बहुमत निकालेंगे तो 236 लोग 360 लोगों ने फेवर में वोट दे दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब कि विधेयक इस स्थिति में पारित हो जाएगा। तो 2 शर्तें याद रखिएगा, ठीक। पहला, सदन का कुल बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दूसरा हो गया। अब आइए विशेष बहुमत का तीसरा एक बहुमत होता है कि जिसमें उपरोक्त दोनों बातें शामिल होती हैं। ऊपर की दोनों चीजें, सदन का कुल बहुमत, दोनों चीजें, सदन का कुल बहुमत, फिर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2, एक तीसरा शर्त भी इसमें शामिल हो जाता है, वह होता है आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति। आधे राज्यों के
विधानमंडल की सहमति। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें तो हमें पहले हमने समझ लिया। जो आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की बात होती है तो यह सहमति साधारण बहुमत से होता है, यानी मंत्रिमंडल ही सहमति दे देती है तो मान लिया जाता है। तो यह जो आधे राज्यों विधानमंडल की सहमति है ये अपनी सहमति साधारण बहुमत से देंगे। ठीक, इनके लिए 2/3 की जरूरत नहीं है राज्यों के विधानमंडल की, ये साधारण तरीके से अपनी स्थिति को कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये बहुमत स्पेशल है, इसे पारित करना जरूरी है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जो बड़ी, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर के शक्तियों के विभाजन से लेकर के कई आर्टिकल में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 54 में इसका प्रयोग होता है, 55 में प्रयोग होता है, 73 में प्रयोग होता है, ऐसे करके कई सारे अनुच्छेद हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन तो वहाँ पे बताएंगे कौन कौन से अनुसूची कौन कौन से भाग में इस प्रकार का। सबसे टफ जो है कि माना जाता है, यही माना जाता है ये वाला, कि पूरा बहुमत भी होना चाहिए और 2/3 पारित होना चाहिए। एक और जो है कि चौथा जो विशेष है, चौथा वाला जो है, अच्छा ये सबसे टफ माना जाता है, चौथा नंबर वाला। इसमें है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ये सबसे कठिन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत मतलब सदन की जितनी सदस्य संख्या उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 545 लोकसभा की है तो इसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मान लीजिए 182 कर देते हैं सीधे सीधे, तो हो जाएगा 364। देख रहे हैं ना, यानी कि लोकसभा में यदि हमें इस तरीके से कोई विधेयक पारित करना है तो उसके लिए कम से कम 364 सदस्य चाहिए फेवर में, तब जाके ये विधेयक पारित होगा, अदरवाइज विधेयक पारित भी नहीं होगा। और यह प्रक्रिया अपनाई जाती है राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए। इसका प्रयोग होता है राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, इम्पीचमेंट के लिए। तो समझ रहे हैं ना कितना टफ है राष्ट्रपति का महाभियोग। यही वजह है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित ही नहीं हुआ। और यही बहुमत न केवल राष्ट्रपति बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए भी, दोनों लोगों के जज के लिए भी सेम ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए जितना बहुमत चाहिए वो इतना ही बहुमत चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ये बहुमत के चारों प्रकार समझ गए होंगे। एक बार आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, बस समझने के दृष्टिकोण से ये था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने इसे लिखवाया नहीं। आप अपने तरीके से लिख लेंगे, मैंने समझा ही दिया है कि कैसे क्या होता है सारे बहुमत के बारे में। जैसे कुल सदस्य संख्या, तो मतलब यहाँ लिख लेंगे सदन के कुल सदस्य संख्या, और स्पष्ट हो जाएगा। सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे सदन का कुल बहुमत, सदन का कुल बहुमत और सदन का 2/3 बहुमत दोनों में अंतर है। यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइएगा। इसलिए हमने शुरू में बताया कि जैसे एक है सदन का बहुमत या कुल बहुमत, इसका सीधा सा मतलब है कि यदि 545 सदन का मेंबर है तो इसका बहुमत के लिए 1/2 हमें करना होगा, है ना। ये 273 आ जाएगा, 272.5 के आसपास आएगा तो 273 हो जाएगा कुल बहुमत। और सदन के कुल बहुमत का 2/3 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे हम फिर 545 कुल बहुमत है सदन का और 2/3, यही हमने बताया लगभग 360 के आसपास आ जाएगा। आप लोग देख लेंगे जो भी आएगा, तो दोनों में अंतर है ना, 273 कितना भाग जा रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और वोट और मतदान करने वाले हमने समझा ही दिया साधारण बहुमत क्या होता है, और वोट और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है हमने बता दिया कि जो पद रिक्त होता है उसका पूरा बहुमत निकाल लेते हैं, साधारण बहुमत की तरह ही कि जो साधारण बहुमत का नहीं, पूरा सदन के बहुमत का निकाल लेते हैं 1/2 करके। तो उम्मीद है आज पता नहीं क्या हो गया, नाक में बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ तक क्लियर समझ गए बहुमत आप लोग, देख करके पॉइंट और जैसे हम समझाते जा रहे हैं वैसे नोट कर लेंगे तो बड़ी स्पष्ट आपका हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसान है, एक बार सिर्फ आप समझ लेंगे, अब कभी नहीं भूलेगा बहुमत।
सिर्फ आपको शब्द पकड़ना है। सदन का कुल बहुमत कर रहा है 2/3 बहुमत, उपस्थित मतदान करने वालों का साधारण बहुमत 2/3 बहुमत, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा इरादा है कि हम लोग भाग 5 को शुरू करें। नागरिकता, मूल अधिकार और डीपीएसपी को अभी छोड़ते हैं। भाग 5 और भाग 6 को हम लोग डिस्कशन करने के बाद फिर इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। भाग 5 मतलब राष्ट्रपति और संसद से जुड़ी हुई, जो केंद्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। राष्ट्रपति, संसद यानी कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका और महान्यायवादी, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर भाग 6 पे कर लेते हैं डिस्कशन। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे भाग 2, 3, 4 पे। इसको हम लोग थोड़ा लास्ट में डिस्कशन करेंगे, इस वाले भाग को। नागरिकता, मूल अधिकार और डीपीएसपी, इस पूरे भाग को हम लोग आखिरी में टारगेट करेंगे कि उसके अंत में समझा जाए, क्योंकि ये जो 3 भाग है अपने आप में बड़ी कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस यहाँ पे कई प्रकार के टर्म्स यूज होंगे, कई ऐसी चीज़ होंगे जो संविधान के अलग अलग हिस्से में प्रयोग किए गए होंगे। इसलिए मैंने फॉर्मेट किया कि पहले पूरे संविधान को समझ लेते हैं, ताकि सारे संविधान के सारे चीज़ों का यूज भाग 2, 3, 4 में कर दिया गया है। कई सारे नई चीज़ आएंगे जो आपको समझ नहीं आएगा, समझ इन द सेंस कि फिर हमें जाके वहाँ बताना होगा। इससे अच्छा है कि उन सभी चीज़ों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर भाग 2, 3, 4 पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक, तो इससे आसानी होगी आपको संविधान को समझने में भी और मज़ा भी आएगा। तो आगे से जो लेक्चर होगा हम लोगों का भाग 5, फिर हम लोग राष्ट्रपति को समझते हैं, उसके चुनाव कैसे होता है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उससे जुड़े हुए, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बाकी ये आप लोग बता देंगे कि हाँ, बहुमत के प्रकार हमने अच्छे से समझ लिया, हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक, बीच बीच में ये आता ही रहेगा, जो जैसे जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो फिर आएगा, वहाँ पे कई जगह आएगा जहाँ पे जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, तो हमें फिर से ये बहुमत बताना ही होगा, जो हमने बताया लास्ट वाला, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो ये चीज़ आती रहेंगी। बाकी यहाँ आप तो समझ पाएगा नहीं, ये जरूर बता दीजिएगा मैसेज करके व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं हम लोग।